हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। कैसे हो आप सब? मस्त एकदम। आई होप सारे मस्ती होंगे। तो बच्चों, आज हम चौथा अणुसंख्या गुणधर्म परासरण दाब पढ़ेंगे। हमने लास्ट 3 लेक्चर में 3 अणुसंख्या गुणधर्म कंप्लीट कर लिए हैं। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखे तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हो। बच्चों, अणुसंख्या गुणधर्म का मतलब यह है कि विलयन के वे गुणधर्म जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हो, ना कि उनकी प्रकृति पर, अणुसंख्या गुणधर्म कहलाते हैं। जैसे बच्चों, हमने फर्स्ट अणुसंख्या गुणधर्म पढ़ा था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है। अब बच्चों ये बात याद रखना कि अणुसंख्या गुणधर्म हम पढ़ेंगे ना, तो जो विलेय होगा वो ठोस विलेय होगा। ठीक है ना। विलेय कौन सा लेना है? ठोस, जिसे हम बोलते हैं अवाष्पशील विलेय। क्या बोलते हैं बच्चों? अवाष्पशील विलेय। अब बच्चों देखो, फर्स्ट अणुसंख्या गुणधर्म की बात करते हैं वाष्प दाब की। तो बच्चों, जब हम द्रव में ठोस विलेय डालते हैं तो वाष्प दाब कम होता है, ये हमने पढ़ लिया है। अब कितना वाष्प दाब कम होगा? जितना ज्यादा हम ठोस डालेंगे। कहने का मतलब वाष्प दाब का कम होना किस पर निर्भर करता है? ठोस के कणों की संख्या पर। अगर हमने ठोस ज्यादा डाल दिया, इसका मतलब ठोस के ज्यादा कण डाल दिए, तो वाष्प दाब ज्यादा कम हो जाएगा। कहने का मतलब वाष्प दाब क्या हुआ? अणुसंख्या गुणधर्म। आ गई बच्चों बात समझ में? हमने दूसरा अणुसंख्या गुणधर्म पढ़ा था क्वथनांक में उन्नयन। कहने का मतलब हम द्रव में यदि ठोस डाल देंगे तो बने विलयन का क्वथनांक शुद्ध द्रव से यानी कि शुद्ध विलायक से ज्यादा हो जाएगा। कितना ज्यादा होगा? जितना ज्यादा हम ठोस डालेंगे। कहने का मतलब क्वथनांक का बढ़ना किस पर निर्भर करता है? ठोस के कणों की संख्या पर। ज्यादा ठोस डालेंगे, क्वथनांक ज्यादा बढ़ेगा। कम ठोस डालेंगे तो क्वथनांक कम बढ़ेगा। तो कहने का मतलब क्वथनांक भी क्या हुआ? अणुसंख्या गुणधर्म। बच्चों, हमने तीसरा अणुसंख्या गुणधर्म पढ़ा था हिमांक में अवनमन, कि यदि द्रव में ठोस विलेय डाला जाए तो बने विलयन का हिमांक कम हो जाता है, मतलब शुद्ध द्रव्य से कम हो जाता है। कितना कम होगा? जितना हम ठोस ज्यादा डालेंगे उतना ही कम होगा। तो कहने का मतलब हिमांक भी क्या है? एक अणुसंख्या गुणधर्म है। तो बच्चों, ये 3 अणुसंख्या गुणधर्म वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन, ये हमने पढ़ लिए हैं। आज बच्चों हम चौथा अणुसंख्या गुणधर्म परासरण दाब पढ़ेंगे। तो बच्चों फटाफट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं हूं रघुवीर सिंह कर्णावत और आप देख रहे हो RS कर्णावत ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों देखिए, परासरण दाब समझने के लिए आपको परासरण समझना पड़ेगा, और परासरण की क्रिया समझने के लिए आपको एक झिल्ली, कहने का मतलब एक परत के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जिसे हम अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हम अर्धपारगम्य झिल्ली की बात करते हैं, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली बच्चों, इसका इंग्लिश में नाम है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और ये SPM के नाम से ही जानी जाती है। ठीक है ना। अब देखो, इसको ध्यान से समझना। इस झिल्ली में छोटे छोटे छेद होते हैं। मान लो ये झिल्ली है, ध्यान से समझना। ये हमारे पास SPM है, तो इसमें बच्चों क्या होंगे? छोटे छोटे छेद होंगे। ठीक है ना। ये मान लो हमारे पास SPM है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि अर्धपारगम्य झिल्ली है। ठीक है बच्चों। अब देखो, विलयन किससे बना होता है? विलयन में कौन कौन होता है? जो ज्यादा होता है उसे हम विलायक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? विलायक। और बाकी जो शेष रह जाते हैं, बाकी जो होते हैं, उन्हें हम विलेय बोलते हैं। बच्चों, विलायक के अणुओं का आकार छोटा छोटा होता है। विलायक के जो अणु होते हैं ना बच्चों, वो छोटे छोटे होते हैं, जबकि विलेय के अणु क्या होते हैं? विलेय के अणु बड़े बड़े होते हैं। ठीक है ना। ये विलेय के अणु है। जैसे मान लो शर्करा का जलीय विलयन मान लो, तो उसमें विलायक तो क्या होगा? जल, यानी कि
H2O, तो H2O का अणु छोटा होता है, जबकि विलेय कौन होगा? शर्करा। शर्करा मतलब चीनी मतलब सुक्रोज, और सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। तो बच्चों यह अणु काफी बड़ा होता है ना। तो कहने का मतलब विलायक के जो अणु होते हैं वो तो आकार में छोटे होते हैं, जबकि विलेय के जो अणु होते हैं ना वो आकार में बड़े होते हैं। अब बच्चों विलयन को हम इस झिल्ली के ऊपर डालेंगे तो विलायक के जो अणु है वो तो इन छेद में से होकर के निकल जाएंगे ना, जबकि ये अणु विलेय के अणु इन छेदों में से नहीं निकल पाएंगे क्योंकि इनका आकार बड़ा है। आ गई बच्चों बात समझ में? तो कहने का मतलब ऐसी झिल्ली जो विलायक के अणुओं को अपने अंदर से जाने दे जबकि विलेय के अणुओं को नहीं जाने दे, उस झिल्ली को हम अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम जानतव झिल्ली चरमपत्र को यूज कर सकते हैं। चरमपत्र का मतलब देखो चमड़ी जो होती है ना अपनी, वो एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, क्योंकि देखो शरीर के अंदर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं ना पसीने के रूप में। इसका मतलब इससे यह सिद्ध हो जाता है कि अपनी चमड़ी के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, तभी तो वो पदार्थ बाहर निकलते हैं। इसका मतलब जो चमड़ी होती है ना वो अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह कार्य कर सकती है। अगर हम कृत्रिम रूप से बनाए तो फिनोल और पोटेशियम फेरोसाइनाइड से अर्धपारगम्य झिल्ली को बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में क्या सीखा आपने? कि ऐसी झिल्ली जो विलायक के अणुओं को तो अपने अंदर से जाने देती है जबकि विलेय के अणुओं को रोकती है, उसे हम अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो देखो, और हम कृत्रिम रूप से किससे बनाते हैं? पोटेशियम फेरोसाइनाइड और फिनोल से बना सकते हैं, जबकि जानतव झिल्ली या फिर चरमपत्र भी अर्धपारगम्य झिल्ली का काम कर सकते हैं ना। तो यह फिनोल व पोटेशियम फेरोसाइनाइड से बनाई जाती है। ये लो, ठीक है ना बच्चों? तो अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में तो आप सीख गए। अब बच्चों हम पढ़ते हैं परासरण क्या होता है, उसके बाद अपना आएगा परासरण दाब। तो पहले आपको परासरण के बारे में समझना पड़ेगा, तो ध्यान से समझना बच्चों। इसके लिए हम एक डायग्राम समझते हैं, तो उस डायग्राम से आप पूरा परासरण समझ जाओगे। तो बच्चों मान लो ये हमारे पास कोई बकेट है, बाल्टी है, ठीक है ना, और इसके बीचों बीच हमने क्या रख दी? अर्धपारगम्य झिल्ली रख दी, ठीक है ना। तो बच्चों ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, ध्यान से समझना, ये अर्धपारगम्य झिल्ली है। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या करेगी बच्चों? विलायक के अणुओं को जाने देगी जबकि विलेय के अणुओं को रोक लेगी। तो ये अपनी है अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है ना बच्चों। अब देखो इस साइड हम शुद्ध जल भर देते हैं, तो शुद्ध जल का मतलब विलायक हो गया ना। ये लो हमने शुद्ध जल भर दिया, ये है शुद्ध जल। क्या है? शुद्ध जल, ठीक है। इसका मतलब विलायक हो गया ना, ये विलायक। और इस साइड हमने भर दिया समुद्री जल। तो बच्चों समुद्री जल में क्या क्या होता है? एक तो शुद्ध जल होता है और दूसरे उसमें मिले हुए क्या है? अनेक प्रकार के लवण मिले हुए होते हैं, ठीक है ना। तो विलायक क्या होगा? शुद्ध जल ही होगा और विलेय लवण, ठीक है ना। तो ये हो गया समुद्री जल। तो समुद्री जल में लवण भी होंगे, तो ये मान लो लवण के अणु है। ये क्या है? लवण के अणु है, ठीक है। तो ये है समुद्री जल, ध्यान से समझना बच्चों, समुद्री जल है। कहने का मतलब ये हो गया विलयन, विलयन हो गया। इस विलयन में विलायक कौन है बच्चों? इस विलयन में विलायक तो बच्चों है शुद्ध जल, जबकि बच्चों इस विलयन में विलेय कौन है? तो जो लवण होते हैं समुद्री जल में वो विलेय है, ठीक है ना बच्चों। अब देखो आपको पता है कि यह जो अर्धपारगम्य झिल्ली है
वो विलायक के अणुओं को तो अपने अंदर से जाने देती है, जबकि विलेय के अणुओं को अपने अंदर से नहीं जाने देगी। कहने का मतलब ये जो विलेय के अणु आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो आपको देखो विलेय के अणु दिखाई दे रहे हैं, वो तो यहां पर ही रहेंगे, इसी साइड रहेंगे, वो तो इधर नहीं जा सकते ना, क्योंकि यह झिल्ली उसको नहीं जाने देगी। लेकिन बाकी विलायक के जो अणु है, कहने का मतलब शुद्ध जल के जो अणु है ना, वो देखो इस साइड भी जा सकते हैं, क्योंकि देखो इधर भी शुद्ध जल है और इधर भी तो है ना, इस साइड भी आ सकते हैं। ठीक है ना बच्चों। अब देखो परिणामी दिशा क्या होगी, तो बच्चों विलायक ज्यादा किस साइड है, इस साइड है ना, यानी कि विलायक की सांद्रता इधर क्या है, उच्च। विलायक की सांद्रता क्या है बच्चों, इधर विलायक की उच्च सांद्रता है, और इधर क्या है, विलायक की निम्न सांद्रता। अब आपको पता है कि उच्च सांद्रता से प्रवाह किधर होगा, निम्न सांद्रता की ओर। कहने का मतलब शुद्ध जल के अणु इधर भी आएंगे और उधर भी जाएंगे, लेकिन ज्यादा किस साइड जाएंगे, ज्यादा इस साइड जाएंगे, यानी कि शुद्ध जल की परिणामी दिशा क्या होगी, तो बच्चों परिणामी दिशा ये होगी। तो कहने का मतलब यदि विलायक उच्च सांद्रता से अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए निम्न सांद्रता की ओर जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, ध्यान रखना ये सांद्रता किसकी, विलायक की है, ना कि विलयन की, क्योंकि विलयन की सांद्रता तो इधर ज्यादा है, इधर तो विलयन है ही नहीं ना। तो अगर है ही नहीं तो इसको तो हम बोल सकते हैं विलयन की निम्न सांद्रता, और इसको हम बोल सकते हैं विलयन की उच्च सांद्रता। बच्चों ये बात ध्यान रखना, हम सांद्रता की यहां पर जो बात कर रहे हैं ना, वो विलायक की है। विलायक इस साइड ज्यादा है, इस साइड कम है, तो विलायक की उच्च सांद्रता, विलायक की निम्न सांद्रता। अब जब हम विलयन की सांद्रता देते हैं ना बच्चों, तो वो विलेय के अकॉर्डिंग देते हैं, क्योंकि सांद्रता का मतलब ये होता है कि विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा, अगर विलेय ज्यादा उच्च सांद्रता, विलेय कम निम्न सांद्रता। तो बच्चों विलयन की सांद्रता की अगर हम बात करेंगे ना, तो विलयन की सांद्रता तो इधर ज्यादा है, ध्यान रखना, ठीक है ना, विलयन की उच्च सांद्रता, ठीक है ना बच्चों, और इधर तो विलयन है ही नहीं, केवल विलायक है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि विलयन की निम्न सांद्रता। तो बच्चों पूरा इसे पहले ध्यान से समझना, विलयन की निम्न सांद्रता, ठीक है ना बच्चों। तो अब देखो अगर आप परासरण की परिभाषा दोगे कि विलायक अपनी उच्च सांद्रता से अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए अपनी निम्न सांद्रता की ओर गति करता है, प्रवाहित होता है, तो इस क्रिया को हम बच्चों क्या बोलते हैं, परासरण बोलते हैं। अब देखो अगर आपको सांद्रता में कंफ्यूजन हो रहा हो ना, तो सिंपल सा ट्रिक बता देता हूं, सिंपल सा फंडा है, आप ये लिख सकते हो कि विलायक के कणों का, विलायक के कणों का, विलायक के कणों का एसपीएम से होते हुए, अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए, कहने का मतलब विलायक के कण किधर जा रहे हैं, विलयन की तरफ जा रहे हैं ना, तो विलायक के कणों का एसपीएम से होते हुए विलयन की तरफ प्रवाह को, विलयन की तरफ प्रवाह को परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, परासरण कहते हैं। आ गई बच्चों बात समझ में, परासरण आ गई ना। अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक परासरण दाब की, और बच्चों परासरण दाब को हम पाई से प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रखना ये बात, परासरण दाब को हम पाई से प्रदर्शित करते हैं। अब बच्चों परासरण दाब क्या होता है, अब देखो ध्यान देना जरा, अगर विलायक के कण इस साइड आएंगे तो बताओ इस साइड स्तर ज्यादा हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, स्तर बढ़ जाएगा। कहने का मतलब अपना शुद्ध जल है वो अशुद्ध जल की ओर, मतलब शुद्ध जल तो कम होता जाएगा और अशुद्ध जल बढ़ता जाएगा। इसका मतलब हमें रोकना होगा, क्योंकि हम तो अशुद्ध जल से शुद्ध जल बनाते हैं, ना कि शुद्ध जल से अशुद्ध, ठीक है ना। तो अपना जो शुद्ध जल है, शुद्ध विलायक है, वो कम होता जा रहा है और अशुद्ध जल बढ़ता जा रहा है, तो हमें इसे रोकना होगा। रोकेंगे कैसे बच्चों, कि हम इस साइड देखो ये पिस्टन लगा देते हैं,
हम इस साइड देखो, इस साइड क्या लगाएंगे, दाब लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों, दाब लगाएंगे। और इतना दाब लगाएंगे कि विलायक के कण, विलायक के जो कण है, विलायक के जो कण है वो इस साइड नहीं आ सके। तो विलयन की तरफ लगाया गया वह दाब जो किसको रोक दे, परासरण को रोक दे। क्योंकि विलायक के कण अगर इधर जाएंगे तो परासरण, अगर हमने विलयन की तरफ दाब लगा दिया तो विलायक के कण इधर नहीं जा पाएंगे ना, तो मतलब परासरण रुक गया। इस दाब को हम बच्चों क्या कहते हैं, परासरण दाब। क्या कहते हैं बच्चों, परासरण दाब। तो देखो यहां पर परासरण दाब की परिभाषा लिख देता हूं, ठीक है ना। परासरण दाब पाई क्या होता है कि विलयन की तरफ लगाया गया वह दाब जो परासरण की क्रिया को रोक देता है, परासरण दाब कहलाता है, कहलाता है। आ गई बच्चों बात समझ में। अब बच्चों देखो एक होता है व्युत्क्रम परासरण, रिवर्स ओस्मोसिस, ठीक है ना। तो फटाफट आप इसको लिख लो, उसके बाद यहां पर हम व्युत्क्रम परासरण पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो फटाफट लिख लो इसको। तो बच्चों अब देखो हम पढ़ते हैं व्युत्क्रम परासरण, और इसे ध्यान से समझना। व्युत्क्रम परासरण, ठीक है। अब देखो व्युत्क्रम को बोलते हैं इंग्लिश में हम रिवर्स, और परासरण को बोलते हैं ओस्मोसिस। तो इसका जो इंग्लिश नेम है ना वो है रिवर्स ओस्मोसिस, आरओ। और घरों में जो हम वाटर प्योरीफायर यूज करते हैं वो आरओ ही होता है। अब कैसे वाटर है वो प्योर होता है, जल शुद्ध होता है व्युत्क्रम परासरण से, वो ध्यान से समझना, ठीक है ना बच्चों। तो देखो हमने यहां पर पाई दाब लगाया, क्या लगाया, पाई दाब। तो ये विलायक के कण इधर जाने से रुक गए, कहने का मतलब परासरण रुक गया, कहने का मतलब शुद्ध जल के जो अणु है वो उधर नहीं जा सकते। अब बच्चों अगर मैं और प्रेशर लगाऊं, पी एडिशनल, है ना, अतिरिक्त दाब, अगर मैं और इस साइड दाब लगाऊंगा तब क्या होगा। अगर इस साइड आप और ज्यादा दाब लगाओगे, कहने का मतलब पाई दाब, परासरण दाब के अलावा और दाब लगाओगे ना, तो इस साइड भी तो विलायक है, तो अर्धपारगम्य झिल्ली विलायक के कणों को तो अपने अंदर से जाने ही देती है, तो इस साइड भी तो विलायक है बच्चों, और इस साइड विलायक में कौन है, शुद्ध जल है। तो विलायक के कण अगर हम और दाब लगाएंगे, पाई दाब से ज्यादा दाब लगाएंगे, तो विलायक के कण यानी कि शुद्ध जल के जो कण है बच्चों, मतलब शुद्ध जल के जो अणु है बच्चों, वो इस साइड आएंगे, कहने का मतलब समुद्री जल शुद्ध हो रहा है ना। इसे हम बोलते हैं बच्चों, देखो परासरण उल्टा हो गया ना, इसे हम बोलते हैं व्युत्क्रम परासरण, आरओ, ठीक है। तो ये आरओ ऐसे ही काम करता है, ठीक है ना बच्चों। तो इसके बारे में आप लिख सकते हो कि विलयन की तरफ लगाया गया वह दाब जो है ना, वह दाब, इसके ब्रैकेट में आप ये लिख लेना कि पाई से अधिक, क्योंकि पाई तो केवल ना परासरण को ही रोकेगा, तो ये पाई से अधिक होगा ना, वह दाब जिसके कारण परासरण की क्रिया विपरीत हो जाए, उसे हम बच्चों क्या कहते हैं, व्युत्क्रम परासरण, या फिर इसको हम बोल सकते हैं प्रतीप परासरण। क्या बोल सकते हैं बच्चों, प्रतीप परासरण, या फिर इसको हम प्रतिलोमन परासरण भी बोल सकते हैं, प्रतिलोमन परासरण। इससे बच्चों हम क्या कर सकते हैं, समुद्री जल का शुद्धिकरण कर सकते हैं। तो कई बार इसका अनुप्रयोग पूछ लिया जाता है, तो बच्चों इसका अनुप्रयोग क्या है, समुद्री जल का शुद्धिकरण। देखो ये आप लिख लेना कि इसका अनुप्रयोग क्या है, समुद्री जल का शुद्धिकरण,
ठीक है बच्चों, तो फटाफट लिख लो। अब हम इस अणुसंख्या गुणधर्म से यानी कि परासरण दाब से विलेय के मोलर द्रव्यमान की कैसे गणना करें वो पढ़ेंगे। ठीक है ना बच्चों। तो देखो अब हम पढ़ रहे हैं विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना। विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि माना विलियन कितना माने, माना विलियन कितना माने भाई, VmL है। वह विलेय के मोलों की संख्या, हमने जो विलियन लिया है वो VmL है, और विलेय के जो मोल है, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या n है। ठीक है बच्चों, तो ये हम कैलकुलेशन जो है वो आदर्श गैस समीकरण से कर सकते हैं। कैसे करेंगे बच्चों, हम जानते हैं आदर्श गैस समीकरण होती है PV = nRT। ठीक है ना बच्चों, यहां पर दाब जो है वो हम क्या ले रहे हैं, परासरण दाब। तो P की जगह बच्चों हम पाई कर सकते हैं क्या, ध्यान देना जरा। P की जगह हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि P दाब है गैस का, हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं विलियन के लिए, तो P की जगह क्या हो जाएगा, परासरण दाब। अब बच्चों ये जो V है वो नीचे आ जाएगा ना, तो वो हो जाएगा N/VRT। और बच्चों N/V को हम क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि ये तो मोलरता बन गई ना, कि विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलियन का आयतन, तो ये मोलरता बन गई। तो पाई = mRT। देखो हम इसको ये बोल सकते हैं आदर्श के समीकरण PV = nRT है। P दाब की जगह हमने पाई दाब ले लिया, ये V यहां पर देखो डिवाइड में आ जाएगा, देखो यहां पर आ गया है। और विलेय के मोल अपॉन विलियन का आयतन क्या होती है, मोलरता। तो पाई = mRT लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। कहने का मतलब परासरण दाब जो है वो सांद्रता के क्या होगा, मतलब मोलरता के क्या होगा बच्चों, समानुपाती होगा। क्या होगा, मोलरता के समानुपाती होगा, क्योंकि दिए गए तापमान पर, तो तापमान कांस्टेंट हो गया, R गैस कांस्टेंट है, तो पाई किसके समानुपाती हुआ, सांद्रता या फिर मोलरता के समानुपाती होगा कि नहीं होगा। आ गई बच्चों बात समझ में, ठीक है ना। तो देखो इस आदर्श गैस समीकरण से हमने पाई की वैल्यू ये निकाल ली। ठीक है ना बच्चों। अब देखो मोलरता क्या होती है, देखो विलेय के मोल, विलेय के मोल कितने हैं बच्चों, N अपॉन विलियन का आयतन। विलियन का आयतन कितना है बच्चों, VmL है। लेकिन हम मोलरता में आयतन किस में लेते हैं, लीटर में। तो मिलीलीटर को लीटर में चेंज करेंगे तो हम 1000 का भाग लगाएंगे, 1000 का भाग लगाएंगे, और वो 1000 ऊपर आ जाएगा। यानी कि इसको आप ऐसे कर सकते हो, क्या बताओ, कि m यहां पर मोलरता है, कैसे निकाली, वहां से निकाली। अब m मोलरता का फॉर्मूला विलेय के मोल अपॉन विलियन का आयतन लीटर में, तो ये है ml में, तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है ना बच्चों। अगर आपको विलियन का आयतन लीटर में ही दिया हुआ हो ना, तब ये मत लगाना, आप ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, अब देखो इतनी बात समझ गए। अब देखो मान लेते हैं, माना विलेय की मात्रा WB ग्राम है, वह विलेय का मोलर द्रव्यमान, ये हमने मान लिया विलेय का मोलर द्रव्यमान MB है। तो पाई क्या हो गया, देखो पाई = अब देखो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल का फॉर्मूला होता है ना कि ग्राम अपॉन मोलर द्रव्यमान। तो पाई = अब n मोल है, तो मोल का मतलब ग्राम अपॉन मोलर द्रव्यमान। ठीक, n की जगह बच्चों मैंने ये लिख दिया, नीचे V है × R × T × 1000। हमें तो MB निकालना है, विलेय का मोलर द्रव्यमान निकालना है, तो WB × R × T × 1000 अपॉन V, और ये पाई नीचे आ जाएगा। तो ऐसे हम बच्चों विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं।
ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में विलियन लीटर में दिया हुआ हो ना, तब आपको यहां पर ये 1000 मतलब 1000 नहीं लगाना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम नेक्स्ट लेक्चर में वांट हाफ गुणांक पढ़ेंगे। यदि आज का लेक्चर आपके समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोज के लगातार नोटिफिकेशन आपको मिल सके।